मामा डाइड टुडे और मे बी यस्टरडे, आई डोंट नो। इस अजीबो गरीब स्टेटमेंट से आगाज होता है एक ऐसी किताब का जिसने फिलॉसफी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, जब से इंसान ने होश संभाला है, कुछ ऐसे सवालात हैं जो वो पिछले हजारों लाखों सालों से अपने आप से पूछता हुआ है। आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या हमारा काम पूरी उम्र अपनी जरूरतें पूरी करना है या लाइफ हैज अ डीप एंड प्रोफाउंड मीनिंग? क्या हमारी लाइफ, हमारी फैमिली, ये दुनिया, ये कायनात, ये यूनिवर्स किसी सेट प्लान का हिस्सा है या फिर ये सब कुछ मीनिंगलेस है जिसका कोई अंजाम नहीं? इस तरह के सवालात ऑलमोस्ट हर शख्स के जहन में कभी ना कभी जरूर आते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश की है एल्बर्ट कैमू ने अपने पाथ ब्रेकिंग नॉवल द स्ट्रेंजर में। एल्बर्ट कैमू हमें अपनी इस किताब में एक ऐसे किरदार से मिलाता है जो लाइफ की एब्सर्डिटी और एग्जिस्टेंशियल डिलेमास को फेस कर रहा है। एब्सर्डिटी, एग्जिस्टेंशियल डिलेमास, बुक बड़ी इतने हैवी ड्यूटी वर्ड्स आप क्यों यूज कर रहे हैं? घबराएं नहीं, इनका मतलब मैं आगे जाके आपको समझा दूंगा। एल्बर्ट कैमू एक फ्रेंच अल्जेरियन नॉवेलिस्ट और राइटर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लिखा। एल्बर्ट कैमू की प्रेस्टीज का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दैट ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इस किताब द स्ट्रेंजर के अलावा उनकी और भी बड़ी जबरदस्त किताबें हैं, जैसे कि द प्लेग, द रिबेल और एक कमाल का फिलोसॉफिकल एसे द मिथ ऑफ सिसिफस। ये नॉवल द स्ट्रेंजर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और कहानी का नरेटर इसका मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मेक्सॉ। वो एक फ्रेंच अल्जेरियन क्लर्क है और अल्जियर्स में रहता है। ये जो कैरेक्टर है ना मेक्सॉ, ये एक अजीबो गरीब शख्सियत है और उसकी पर्सनालिटी की सबसे अजीबो गरीब ट्रेट ये है कि ही इज अनअफेक्टेड बाय द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो इस दुनिया से इमोशनली डिटैच्ड है। बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी हो जाए, इस शख्स के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जो कहानी है द स्ट्रेंजर, इसका आगाज एक टेलीग्राम से होता है जो मेक्सॉ को रिसीव होता है। उस टेलीग्राम में सिर्फ ये लिखा होता है कि उसकी माँ जो एक ओल्ड एज होम में मौजूद थी उसकी डेथ हो गई है। मदर डिसीज्ड, फ्यूनरल टुमारो, फेथफुली योर्स। दुनिया के किसी भी शख्स को अपनी माँ से रिलेटेड इस तरह की न्यूज मिले तो वो फौरन रोने लगेगा, परेशान हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, सैड हो जाएगा। लेकिन मेक्सॉ का रिएक्शन बिल्कुल उलट था। ना वो टेंस हुआ, ना वो रोया और ना वो परेशान हुआ। इनफैक्ट ही वॉज एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड। यहां पर वो ऐसी लाइंस कहता है जो इस नॉवल द स्ट्रेंजर की पूरी दुनिया में पहचान बन गई है। मामा डाइड टुडे और मे बी यस्टरडे, आई डोंट नो। ये जो पूरे नॉवल का क्रक्स है ना, ये इसी एक स्टेटमेंट में मौजूद है। इसको जरा अनफोल्ड करते हैं। मेक्सॉ बस लेकर ओल्ड एज होम जाता है ताकि अपने माँ के फ्यूनरल को अटेंड कर सके। वहां भी उसका बिहेवियर बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। ना वो परेशान है, ना उसको कोई दुख है और ना उसको रोना आता है। उसका इस तरह का रवैया देखकर लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट जब वार्डन उसे अपनी माँ का आखिरी दफा चेहरा दिखाने लगती है तो वो उसे मना कर देता है और कह देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। वो सिगरेट लेता है, कॉफी पीता है और बिल्कुल कैजुअल बिहेव करता है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी है। अगले ही दिन वो वापस अपनी रूटीन पर आ जाता है। अपनी दोस्त मैरी के साथ बीच जाता है, उसे फ्लर्ट करता है, दोनों मूवी देखते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। ये सब देखकर मैरी भी हैरान परेशान हो जाती है कि अभी कल ही तो इसकी माँ का इंतकाल हुआ है और आज ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। माँ के फ्यूनरल के अगले ही दिन रोमांस करना और एंटरटेनमेंट तलाश करना ये किसी नॉर्मल शख्स की पहचान नहीं है। फिर कहानी में एक नया कैरेक्टर ऐड होता है जिसका नाम है रेमंड। ये शख्स मेक्सॉ का नेबर है। रेमंड एक शेडी और वायलेंट शख्स है जो अपनी मिस्ट्रेस से किसी बात का रिवेंज यानी कि बदला लेना चाहता है और मेक्सॉ से एक लेटर लिखने में हेल्प लेता है कि एक ऐसा लेटर लिखो जिसे पढ़कर मेरी मिस्ट्रेस वापस आ जाए और मैं उसे टॉर्चर कर सकूं। मेक्सॉ क्योंकि वैसे ही एक इमोशनलेस शख्स है, लिहाजा वो उस लेटर को लिखने में उसकी मदद कर देता है। इस लेटर के बाद रेमंड और उसकी जो मिस्ट्रेस है ना, उसका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और वो मिस्ट्रेस जो एक अरबी खातून थी, उसका भाई भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। फिर एक दिन मेक्सॉ, रेमंड और मैरी बीच पर जाते हैं। वहां पर उनकी 2 अरबी लोगों से मुलाकात होती है। उनमें से एक अरबी शख्स रेमंड की मिस्ट्रेस का भाई है। उनके दरमियान फाइट होती है और रेमंड इंजर्ड हो जाता है। लेटर जब मेक्सॉ बीच पर अकेला वॉक कर रहा होता है तो दोबारा उसकी उस अरबी शख्स से मुलाकात होती है। वो उसे गोली मार देता है। वो कहता है कि सूरज की गर्मी इतनी इंटेंस हो गई थी, मुझे पसीना आ रहा था और लाइट की इरिटेशन की वजह से मुझ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से मेरे हाथ से गोली चल गई और वो शख्स मर गया। इस स्टोरी के पार्ट 2 में एल्बर्ट कैमू मेक्सॉ के कोर्ट ट्रायल और जेल के फेस को प्रेजेंट करता है कि कैसे उसके कोर्ट ट्रायल्स में उसको एक हार्टलेस मॉन्स्टर के तौर पे पेंट किया गया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। कोर्ट को यह बात दिल पर लग जाती है कि जो शख्स अपनी मां की मौत पर भी अफसरदा ना हो, इस तरह का साइको शख्स सोसाइटी के लिए खतरा है। इसीलिए ज्यूरी उसे गिल्टी करार देकर डेथ सेंटेंस सुना देती है और जब उससे उसकी आखिरी विश पूछी जाती है तो वो कहता है कि उसे फांसी लगाने की बजाय गिलोटीन से उसका गला काट दिया जाए।
जेल जाने के बाद मेक सॉ का सबसे पहला चैलेंज होता है जेल के एनवायरनमेंट को लेकर, जहां पर कन्फाइंड स्पेस है और लिमिटेड मूवमेंट है। शुरू शुरू में तो उसे नींद ही नहीं आती थी क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ का आदी था। उसके माइंड में बार बार ये थॉट्स आते कि आखिर उसने उस शख्स का मर्डर क्यों किया। लेकिन जब वो इस सवाल का जवाब ढूंढने लगता तो उसे किसी भी किस्म का रिग्रेट नहीं होता था। शुरू शुरू में तो वो अपने प्रिजन, अपने जेल में परेशान हुआ, लेकिन बिल आखिर वो ये बात समझ गया कि इंसान किसी भी चीज की आदत डाल सकता है, चाहे वो इंडिपेंडेंस हो या फिर एक छोटे से कमरे में अपनी पूरी जिंदगी गुजारना हो। इंसान के पास ऐसी मैजिकल सुपर पावर्स हैं कि वो हर कंडीशन में अडेप्ट कर सकता है। पहले वो दिन गिनता था, फिर महीने, और बाद में उसने टाइम का हिसाब रखना ही छोड़ दिया। और यहीं पर उसे एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई। उसने ये रियलाइज किया कि अगर हम हर चीज के मीनिंग को छोड़ दें तो जिंदगी सिर्फ एक सीक्वेंस ऑफ डेज बन जाती है जिसमें सिर्फ सर्वाइवल काम आता है। जेल के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन का वेट करते हुए वो रिलीजन का सहारा लेने से भी इनकार कर देता है। उसे कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है लेकिन वो मना कर देता है। और यही वो मौका होता है जब अपनी मौत से परेशान होने की बजाय उसे जिंदगी में वो क्लैरिटी मिलती है जो पहले कभी ना थी। लेकिन ये क्लैरिटी ना दोस्तों थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। उसे रियलाइज होता है कि लाइफ मीनिंगलेस है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, डेथ इनएविटेबल है, यानी कि मौत आके ही रहेगी। और ये जो पूरी इतनी बड़ी लामहदूद इन्फिनिट कायनात है, यूनिवर्स है, ये इंसान को लेकर इनडिफरेंट है। इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि इंसान जिंदा रहे या मर जाए। इसी सोच, इसी कॉन्सेप्ट को फिलॉसफी में दोस्तों कहते हैं एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म का फलसफा ये कहता है कि ये दुनिया इरैशनल और मीनिंगलेस है। अगर आप इसके अंदर कोई ऑर्डर, कोई सिमेट्री, कोई मीनिंग, कोई पर्पस तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाएंगे। एब्सर्डिज्म का जो बेसिक फलसफा है ना, वो हमें ये बताता है कि ये जो दुनिया है ना, ये केओटिक है, पर्पसलेस है। इसके अंदर अगर आप मकसद तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद घूम के रह जाएंगे। लेकिन इंसान की खास बात यह है कि ये सारे एब्सर्डिज्म होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है अपनी लाइफ को मीनिंग देने के लिए। इसी पैराडॉक्स को एब्सर्ड कहते हैं। अगर हम इस वर्ड एब्सर्ड के लिटरल मीनिंग को डिकोड करें तो इसका मतलब होता है रिडिकुलस, नॉनसेंस या फिर इलॉजिकल। कैमू के इस नॉवल द स्ट्रेंजर की एक थीम ये भी है कि आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, चाहे दुनिया कितनी ही एब्सर्ड क्यों ना हो। यहां पर अक्सर लोग एब्सर्डिज्म को नाइलिज्म के कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज कर देते हैं। ये दोनों अलग अलग आइडियाज हैं। नाइलिज्म के अकॉर्डिंग भी यूनिवर्स मीनिंगलेस है, लेकिन वो सारी मोरालिटी और एथिक्स को रिजेक्ट कर देता है, और कभी कभी जिंदगी को भी। लेकिन यहां भी नाइलिज्म की दो कैटेगरीज हैं, एक है पैसिव नाइलिज्म और दूसरा एक्टिव। पैसिव नाइलिज्म वही है जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन एक्टिव नाइलिज्म वो है जिसको द ग्रेट, द माइस्ट्रो, द लेजेंडरी फ्रीडरिक नीचा ने प्रोपेगेट किया। एक्टिव नाइलिज्म ये कहता है कि ये दुनिया मीनिंगलेस है ना, आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, लिहाजा ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जिंदगी को खुद मीनिंग दो। यू आर एट द ड्राइवर सीट ऑफ योर लाइफ। एक्टिव नाइलिज्म डिस्ट्रक्टिव भी है, कंस्ट्रक्टिव भी है और क्रिएटिव भी है। पहले वो आपको कहता है कि सारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज को, मॉरल स्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दो, डिस्ट्रक्ट कर दो, और फिर वो आपको कहता है कि इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करो अपने हिसाब से। जबकि एब्सर्डिज्म में इंसान को हर चीज का सामना करने के बावजूद जिंदा रहना चाहिए और खुद को मॉरली और एथिकली सीधे रास्ते पर रखना चाहिए। एब्सर्डिज्म का आइडिया आपको फ्रांस काफ्का की राइटिंग्स में भी मिलेगा। इस नॉवल में भी मेक सॉ के जरिए एल्बर्ट कमू ने यह बात कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि इंसान सोसाइटी से जितना ही इमोशनली डिटैच हो जाए, डिस्कनेक्टेड हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ जी सकता है। जिस तरह मेक सॉ है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स असर ही नहीं करती। ही इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द आउटर वर्ल्ड। उसके नजदीक डेथ एक एब्सोल्यूट रियलिटी है। हर एक ने इस दुनिया से एक दिन चले जाना है, तो किसी के जाने पे रोने धोने का क्या फायदा। बल्कि कमू इस नॉवल के जरिए हमें यह बताना चाहता है कि डेथ की रियलिटी को इंसान जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले, उतना ही उसके लिए बेहतर होता है। सिंस वी आर ऑल गोइंग टू डाई, इट्स ऑब्वियस दैट व्हेन एंड हाउ डोंट मैटर। जब उसकी गर्लफ्रेंड मैरी उससे शादी करने की बात करती है तो मेक सॉ उसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता है। वो कहता है कि उसके लिए शादी जैसे बंधन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इसी तरह मेक सॉ जब इम्प्रिजन्ड होता है, जेल में होता है, तो इस पीरियड में भी एल्बर्ट कैमू ने एब्सर्डिज्म को सही तरीके से प्रेजेंट किया, जहां वो इतने टफ और अनकंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस में भी इमोशनली रिएक्ट नहीं करता और अपने आप को इजीली एडजस्ट कर लेता है। एज फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम आई मैनेज्ड क्वाइट वेल। रियली, इफ आई हैड बीन कंपेल्ड टू लिव इन द ट्रंक ऑफ अ डेड ट्री, I'd have got used to it by degrees। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि लाइफ में चाहे जितने ही बुरे सर्कमस्टांसेस हो जाएं, इंसान के पास ये पावर है कि वो अपने आप को माहौल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। एक और बात आपने याद रखनी है कि जिस वक्त एल्बर्ट कैमू ने ये नॉवल लिखा था ना, द स्ट्रेंजर इन 1942, उस वक्त फ्रांस में एक जबरदस्त फिलोसॉफिकल मूवमेंट चल रही थी जो कि थी एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियोस बहुत दफा बना चुका हूं, आप उनको जरूर देखिएगा।
बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट ये कहती है कि जिंदगी का ना कोई पर्पस नहीं है, लिहाजा इंसान के पास भरपूर अथॉरिटी है, उसके पास फ्री विल है कि वो अपनी जिंदगी के साथ जो करना चाहे कर ले। ये इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त फलसफा है, इतना लिबरेटिंग फलसफा है कि ये मेरी जिंदगी का एक इंटेग्रल हिस्सा है। हम लोग 14 अगस्त को आजादी तो मनाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंडिविजुअल फ्रीडम क्या चीज है? अगर आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट के फलसफे को समझ गए ना, तो यू विल एंजॉय ट्रू फ्रीडम इन लाइफ। इस नॉवल द स्ट्रेंजर में भी आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म के कुछ एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट के मुताबिक इंसान अपनी पहचान बनाता है अपनी चॉइसेस से, यानी आपकी आइडेंटिटी डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आपकी चॉइसेस के ऊपर। यहीं पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा जॉन पॉल सार्ट्रे की एग्जिस्टेंशियलिज्म के फलसफे को लेकर सबसे पावरफुल लाइन, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी कि इंसान का वजूद पहले है और उसका एसेंस बाद में है। यानी कि पहले इंसान एग्जिस्ट करता है और उसके बाद जो भी लाइफ में आप डिसीजंस लेते हैं, दरअसल आपकी बर्थ उसके बाद होती है ना? कमाल का आइडिया। अगर आप लोगों ने लाइफ में स्टेटमेंट से जान छुड़ानी है ना कि यार किस्मत में नहीं था, मेरी तकदीर में नहीं था, अल्लाह चाहे तो ये हो जाएगा, तो फिर आप एग्जिस्टेंशियलिज्म को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इस नॉवल में भी एग्जिस्टेंशियलिज्म की तकरीबन 6 थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें सबसे पहली है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब यह है कि आपके पास्ट, आपके माजी में जो कुछ भी हो गया वो हो गया, वो आपकी फ्यूचर लाइफ, आपके मुस्तकबिल पर इंपैक्ट नहीं करेगा। इस कहानी में मैक्सॉ का जो दिल आता है वो करता है। इवन अपनी माँ की फ्यूनरल पे भी वो अपनी फ्री विल का भरपूर इस्तेमाल करता है। He suggested I should go to the refectory for dinner, but I wasn't hungry. Then he proposed bringing me a mug of coffee. As I am very partial to coffee, I said thanks. And a few minutes later, he came back with a tray. I drank the coffee and then I wanted a cigarette. But I wasn't sure if I should smoke under the circumstances in mother's presence. I thought it over. Really, it didn't seem to matter. So I offered the keeper a cigarette and we both smoked. एग्जिस्टेंशियलिज्म की 2 और थीम्स, एग्जिस्टेंस और पैशन, भी मैक्सॉ के कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होती हैं। जब वो कैद में होता है और किसी चीज की कंप्लेन करने की बजाय उसे अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेता है। मैक्सॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आफ्टर लाइफ है, इस मौत के बाद भी कोई जिंदगी है या नहीं। ही फोकसेस ऑन द प्रेजेंट एंड मेक्स द बेस्ट ऑफ इट। एग्जिस्टेंशियलिज्म की 4th थीम है कंटिजेंसी, यानी जिंदगी का अनप्रेडिक्टेबल होना या लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का होना। ओवरऑल इस पूरे नॉवल में मैक्सॉ के साथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं। मदर की डेथ, मैरी के साथ अफेयर, अपने नेबर के मसलों में इतना इन्वॉल्व हो जाना और अपने हाथों से किसी का मर्डर कर देना। इन सब इवेंट्स को, तो चाहे वो फेवरेबल हो या परेशान कुन, मैक्सॉ एक्सेप्ट करता है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। 5वीं थीम है इंडिविजुअलिटी। एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी के अंदर कलेक्टिवली जिंदा तो रहता है, लेकिन याद रखें उसकी अपनी एक पहचान, अपनी एक शनाख्त होती है। मैक्सॉ की इंडिविजुअलिटी पूरे नॉवल में नजर आती है, स्पेशली इसके एंड में। वो चाहता है कि उसकी डेथ के वक्त एक बहुत बड़ा क्राउड हो और वो उसे रोते हुए मिले, मगर नफरत के साथ। वो लिखता है, आई हैड ओनली विश दैट देयर बी अ लार्ज क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स द डे ऑफ माय एग्जीक्यूशन एंड दैट दे ग्रीट मी विद क्राइज ऑफ हेट। मैक्सॉ इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि लोग उससे नफरत करें, इसी बात में बेहतरी है, क्योंकि अगर उसने लोगों से माफी मांग ली तो वो भी बाकियों जैसा ही हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म की आखिरी थीम है रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है अपनी लाइफ को, अपने बिहेवियर को एनालाइज करना और उसके बारे में सोचना और अपने आप को अवेयर करना। शायद कहानी के आगाज में मैक्सॉ को अपने आप को एनालाइज करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और वो जेल में कन्फाइन होता है, तो स्लोली वो अपनी लाइफ का एनालिसिस करता है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और अपने आप को अवेयर करने की कोशिश करता है। मैक्सॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उसकी एग्जीक्यूशन एक सिंबॉलिक मोमेंट है, जहां पर वो अपनी नथिंगनेस को फेस करता है। उसे ये रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी कंटिजेंसी पर चल रही थी और उसने खुद अपने हाथों से अपनी एग्जिस्टेंस को अवॉइड कर दिया। क्योंकि याद रखें दोस्तों, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम के साथ आती है रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मैक्सॉ इसके लिए तैयार ना था। एल्बर्ट कमू का मैक्सॉ एक इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब कैरेक्टर है। शुरू में शायद आपको उसकी बातें गलत लगे, लेकिन जैसे ही चीजों को आप उसके पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉजिक और मीनिंग नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डेथ एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, जिसे हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा है। दूसरी ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भरे हुए हैं, और जितना जल्दी हम अपने आप को इस सोच के लिए तैयार कर लें, उतने ही बेहतर तरीके से हम इन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के साथ डील कर सकते हैं। आखिरकार मैक्सॉ ने इस बात को कबूल कर लिया कि ये कायनात खामोश है और इस खामोशी के अंदर ही दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है। शायद यही खामोशी वो दरवाजा है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। सवाल मेरा यह है कि जब मौत की दहलीज पर यह खामोशी हमें आ घेरेगी, तो क्या मैक्सॉ की तरह हम लोग मुतमईन होंगे या फिर हमारे हालात उससे मुख्तलिफ होंगे? इस सवाल का जवाब आपने देना है।